बारिश में नई बहू की पहली रसोई में आए बिन बुलाए मेहमान। माँ, भैया तो हल्दी लगने के बाद बिल्कुल कढ़ी में डाले हुए पकौड़े जैसे लग रहे हैं, क्यों, है ना बुआ? अच्छा जी, मैं कड़ी का पकौड़ा लग रहा हूँ? रुक जा बेटा, तेरी शादी होने दे, फिर देखता हूँ कि तू अपनी हल्दी की रस्म में कैसी लगती है। अरे अरे बस भी करो, इन दोनों को तो बस लड़ने का मौका चाहिए। रहने दो संगीता भाभी, यही तो दिन होते हैं लड़ने के। कल को जब हमारी रानी अपने ससुराल चली जाएगी तो फिर यही सब याद करोगी। संगीता के सबसे बड़े बेटे वैभव की हल्दी की रस्म चल रही होती है। हर घर की तरह इस घर में भी खुशियों का माहौल होता है। औरतें ढोल पर नाच गा रही होती हैं, बच्चे इधर से उधर भाग रहे होते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली निर्मला आती है। हल्दी का रंग चढ़ते ही हमारा वैभव कितना सुंदर लग रहा है। वैसे संगीता, खुश तो बहुत होगी तुम, अब तुम्हारी बहू जो आने वाली है। अब तो तुम राज करोगी और सारा काम उससे करवाओगी। निर्मला बहन, ये सब पुराने समय में चलता था, लेकिन आज के जमाने में सास बहू माँ बेटी बनकर रहती हैं, तभी घर चलता है। मैं तो अपनी बहू से बहुत प्यार करूंगी, क्यों लता दीदी? सही कह रही हूँ ना मैं? आप भी बस देखते रहना। मैं तो कभी फुर्सत से देखूंगी, शादी के अगले दिन ही मैं तो अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। तुम्हें तो पता है मेरी बहू पेट से है और ऐसी हालत में उसे छोड़ कर आई हूँ। अरे ये सब बातें छोड़ो और ढोल ताशों पर नाचना शुरू करो। मैं तो चली कमर मटकाने। गांव की सभी औरतों के साथ मिलकर निर्मला, संगीता और लता भी ढोल पर ठुमके लगाने लगती हैं। तो वहीं सभी बच्चे तालियां बजाते हुए सीटी मारते हैं। इसी तरह हल्दी की रस्म गुजरती है और आज 2 दिन के बाद वैभव के पास ही के गाँव में रहने वाली एक नेहा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। और शादी करके नेहा अपने 3 से 4 कमरे वाले बड़े से मिट्टी के ससुराल में आती है। मैं तो पहले से जानती थी अंगूठी ढूंढने की रस्म में भाभी जीतेंगी। अरे इसीलिए तो मैं भी बहू की तरफ से था। वैसे अब रस्में तो सारी हो गई हैं और रात भी होने को आ गई है। सभी चलकर सोते हैं, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। रानी, एक काम कर, अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जा और कपड़े बदलवा कर इसे अच्छे से आराम करने देना। क्या नेहा रानी के कमरे में सोएंगी? मेरा मतलब। अरे तेरा मतलब हम सब समझ रहे हैं, लेकिन बेटा हमारे यहाँ एक रस्म है। पास वाली काली पहाड़ी पर हमारी कुलदेवी माता का मंदिर है और हमारी ये मान्यता है कि कोई भी नया नवेला जोड़ा अपनी खुशियों से पहले जाकर जब कुलदेवी माता के चरणों में फूल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लेता है तो उसका सारा जीवन हंसी खुशी गुजरता है। जब तक तुम दर्शन करके नहीं आ जाते तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। अरे जरा वैभव का चेहरा तो देखो कैसे उतर सा गया है। अरे सिर्फ 1-2 दिन की बात है, मेहमानों के जाते ही तुम लोग दर्शन के लिए चले जाना। वैभव का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। तो वहीं नेहा भी घूंघट में हंसने लगती है। इसी तरह शादी का दिन गुजरता है और अगले दिन लता, तो फिर उसके अगले दिन बचे खुचे थोड़े बहुत मेहमान भी अपने अपने घर चले जाते हैं। चलो आज तो सारे मेहमान भी चले गए। काम करना, कल तुम दोनों जाकर माता रानी के दर्शन करना। भैया, भाभी की शादी को 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक भाभी की पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है। मुझे तो भाभी के हाथ की खीर खानी है। अरे एक बार दोनों दर्शन करके आ जाएं, फिर आराम से करेंगे पहली रसोई की रस्म। इतनी भी क्या जल्दी है? संगीता की बात सुनकर वैभव मन ही मन काफी खुश होता है। तो वहीं इस शाम बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। नेहा आंगन में खड़ी होकर बारिश देख रही होती है कि तभी वैभव आता है और नेहा का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर नेहा शर्माते हुए। अरे आप क्या कर रहे हैं? माँ जी ने दर्शन से पहले दूर रहने को कहा है ना। हटिए, कोई देख लेगा। मुझे तो बस कल का इंतजार है। कल के बाद हमारे बीच की दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। वैभव की ऐसी बातें सुनकर नेहा काफी शर्मा जाती है। इसी तरह समय गुजरता है और अगले दिन नेहा और वैभव कुलदेवी के दर्शन के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वैभव के मामा मामी अपने परिवार वालों के साथ एकदम से उनके घर पर उन्हें धप्पा कर देते हैं। अरे भैया भाभी, आप लोग यहाँ ऐसे अचानक? अरे भाई क्यों चौंका दिया ना? देखा नहीं था, कहा था मैंने कि मेरी बहन मुझे देखकर चौंक जाएगी। अरे बहना, अपने भांजे की शादी में ना आ सका इसलिए तो अब आया हूँ। मैं भी क्या करता, कोई टिकट ही नहीं मिल रही थी। शहर से गांव तक की सारी ट्रेनें फुल थी, इसीलिए अब जैसे ही टिकट मिली तो फौरन चला आया। और तुम नाराज मत हो ना, अब हफ्ता 2 हफ्ता रुक कर ही जाऊंगा। अभी वहीं दरवाजे पर खड़ी रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? हाँ भाभी, क्यों नहीं, आपका ही घर है। आइए रानी बेटा, जाओ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। घर आई सभी मेहमान अब बैठ जाते हैं। तो वहीं रानी रसोई से सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती है। क्या बात है संगीता, तुम्हारी बहू तो बड़ी सुंदर है। अब सुंदरता के साथ घर के काम काज और खाना बनाना भी कर लेती है नहीं? मामी, भाभी को तो आए हुए सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं, अभी तो उनकी पहली रसोई की रस्म भी नहीं हुई है।
अरे हमारे यहाँ तो शादी के 2 दिन बाद ही पहली रसोई की रस्म कर देते हैं, और तुमने बहू की अभी तक नहीं की। नेहा बहू, एक काम करो, आज तुम पहली रसोई की रस्म करो, इसी बहाने हम भी तुम्हारे हाथ का खाना खा लेंगे। वैसे नेहा, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाओगी? जो भी बनाना बच्चों के हिसाब से थोड़ा फीका बनाना, वो क्या है ना, वो जरा चटपटक नहीं खाते हैं। यामिनी अभी बोल ही रही थी कि तभी बाहर का मौसम बदलता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर अरे बहू, पहली रसोई का खाना तो बाद में बना लेना, एक काम करो, पहले पहली रसोई के पकौड़े बना कर ले आओ। कितना सुहाना मौसम हो रहा है, ऐसी बारिश में तो सबसे पहले पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। वैसे मैं तो आलू और प्याज के मिक्स पकौड़े खाऊंगा। और बहू, मुझे तो चटपटे मिर्च और प्याज के पकौड़े पसंद है, तो मेरे लिए वो बना देना। मैं तो आलू की पकौड़ी खाऊंगी, वो भी पुदीने की चटनी के साथ। और भाभी, मैं तो दही वाली चटनी के साथ पकौड़े खाती हूँ। पकौड़े आप कोई से भी बनाओ, लेकिन दही वाली चटनी जरूर बनाना। और हम तो पनीर के पकौड़े खाएंगे और आलू वाले भी। सभी की इतनी अलग अलग पकौड़ों की फरमाइशें सुनकर बेचारी नेहा तो ऊपर से नीचे तक हिल जाती है, लेकिन वो भी क्या ही कर सकती थी। इसके बाद अब नेहा रसोई में आती है और चूल्हा जलाकर सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म करने के लिए रख देती है। फिर एक बड़े से बर्तन में बेसन का घोल बनाकर साथ में प्याज, मिर्ची, धनिया, आलू सब काट कर गर्मा गर्म पकौड़े तलती है। कहाँ आज हम माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे और ये लोग आ गए, ऊपर से हफ्ता भर रुकने को और कह रहे हैं। दर्शन में तो 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा, ऐसे तो हम इन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकते। तभी संगीता आते हुए, मुझे भी नहीं पता था कि भैया भाभी ऐसे अचानक आ जाएंगे, वरना मैं उन्हें बाद में आने को कहती। कोई बात नहीं माँ जी, अब वो लोग भी तो हमारे लिए ही आए हैं ना। तू सच में बहुत अच्छी है, वरना आज कोई और होता तो कब का रिश्तेदारों को देख मुंह बनाकर बैठ जाता। सिर्फ हफ्ते भर की बात है, जैसे ही ये लोग चले जाएंगे तुम लोग दर्शन के लिए चले जाना। अब इधर नेहा गर्मा गर्म पकौड़े तलती है तो वहीं संगीता और रानी सभी को पकौड़े परोसती हैं। वैसे बहू के हाथ में स्वाद तो है, पकौड़े इतने बढ़िया बने हैं, पता नहीं खाना कितना स्वादिष्ट बनेगा। वैसी नेहा, चाय के बिना पकौड़े अधूरे अधूरे लग रहे, अगर थोड़ी चाय हो जाती तो। हाँ दीदी, अभी बना कर लाती हूँ बस। अब नेहा दोबारा से रसोई में जाती है और चूल्हे पर चाय चढ़ा देती है और फिर सबके लिए चाय लेकर आती है। अरे बहू, चाय तो बढ़िया बनी है, लेकिन वो क्या है ना, मुझे चाय में दालचीनी पसंद है। अगर तुम मेरे लिए दालचीनी वाली चाय बना कर ले आती तो सही रहता। अगर इनके लिए दालचीनी वाली चाय बना रही हो तो मेरे लिए इलायची वाली चाय बना देना। वो क्या है ना, अदरक की चाय जब मैं पीती हूँ तो गले में जलन होने लगती है। यामिनी भाभी ने कहा था, तभी कह देते कि इन्हें अलग तरह की चाय चाहिए। बार बार भाभी से बस चक्कर लगवाए जा रहे हैं किचन के। अब नेहा दोबारा रसोई में जाती है और चूल्हे पर अलग अलग तरह की चाय बनाकर लेकर आती है। मुझे मीठी चटनी के साथ पकौड़े खाने, ये वाली चटनी तीखी लग रही है। नेहा भाभी, थोड़ा तुम्हें परेशान कर रही हूँ, लेकिन अगर बच्चों के लिए तो मीठी चटनी बना देती तो सही रहता, वरना ये पकौड़े नहीं खाएंगे। अब नेहा दोबारा से रसोई में जाती है और मुंह बनाकर बच्चों के लिए मीठी चटनी ले आती है। थोड़ी देर में सभी चाय पकौड़े का नाश्ता करके बाहर आंगन में देखने के लिए चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा अंदर की सफाई कर रही होती है। तभी वैभव, ये लोग कुछ दिनों के बाद नहीं आ सकते थे, वैसे हम लोग कितने दूर थे, अब इनकी वजह से और दूर रहना पड़ेगा। रहने दीजिए ना जी, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। अब हफ्ते भर की ही तो बात है, इंतजार कर लिया है, कुछ और दिन कर लेंगे। वैभव का मन मेहमानों के आने से खराब होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी लोग बारिश देखने के बाद एक एक कर गीले पांव से अंदर आते हैं और कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगते हैं। तभी योगेश हॉल में आता है और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो जमीन पर पानी पड़े होने के कारण एकदम से फिसल जाता है। अरे, ये इतना सारा पानी कैसे आया जो मैं मिट्टी की जमीन पर ही फिसलने लगा। योगेश जल्दी से अपनी माँ संगीता को आवाज देता है और जब संगीता जाकर गीली जमीन देखती है तो, हे भगवान, वैसे ही ऐसी जमीनों को सूखने में वक्त लगता है, अब इसे गीला किसने किया। सब लोग बाहर भीग रहे थे ना, लगता है वो गीले पांव अंदर आ गए। कोई बात नहीं, मैं इसे सुखा दूंगी। अरे ये छोड़, इन लोगों में अकल नहीं है क्या, जो गीले पांव से अंदर आ गए। बाहर पैर पोंछना तो चाहिए था। संगीता को मेहमानों की इस हरकत पर गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। तो वहीं अब थोड़ी देर में शाम होती है। पकौड़े खाने के बाद तो मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है। एक काम करना, तुम खाने में बस दाल चावल बना लो, मैं वही खा लूंगा। हम भी सब वही खा लेंगे, कहाँ तुम अलग अलग तरह का खाना बनाओगी। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आज बहू की पहली रसोई का खाना है और आप सब लोग दाल चावल से काम चलाएंगे। भाई, हमें तो बढ़िया खाना चाहिए। बहू, मेरे लिए तुम पालक पनीर, मलाई कोफ्ता और अपने ससुर के लिए छोले और चावल बना देना। और मीठे में तुम खीर, हलवा बनाना और साथ ही साथ मेरे लिए वेज बिरयानी और गलाउटी कबाब। मैं तो पनीर कोरमा खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। हे भगवान, इनका पेट है या कुआं। थोड़ी देर पहले तो इन्होंने भर भर के पकौड़े ठूसे थे और अभी इन्हें इतना सब कुछ चाहिए। बेचारी मेरी बहू इतना सब कुछ अकेले कैसे बनाएगी।
पकौड़े के मेन्यू की तरह ही रात के खाने का मेन्यू सुनकर नेहा हिल जाती है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी और अकेले ही धीरे धीरे सारे पकवानों की तैयारी करने लगती है। कैसे लोग हैं ये। अरे हम भी जब मेहमान बनके किसी के घर में जाते हैं तो इतनी फरमाइश नहीं करते थे और उल्टा उन लोगों की मदद करते थे, लेकिन इनमें से तो कोई मदद करने के लिए भी नहीं आया और बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह हाथों में ऑर्डर थमा दिया है। नेहा इतने सारे पकवान बनाते बनाते फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही बातें करने लगती है कि तभी रसोई में नेहा के पास संगीता आती है। बहू, तू खाना बनाते हुए परेशान हो रही है। मन तो कर रहा है सबको जाकर मना कर दूं, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। एक काम कर, तू सब्जियां छौंक, मैं तब तक आटा लगा देती हूँ। मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ये मेरी पहली रसोई की रस्म है तो मैं इसे अकेले करूंगी। आप मदद करेंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अब क्या कहूँ, रानी को तो इतना कुछ ठीक से आता नहीं है, वरना वो तेरी मदद करवा देती। लेकिन अनीता भाभी की बहू बेटी को तो सब कुछ आता है, लेकिन जरा मजाल है कि वो कुछ काम करवा दे। संगीता उसकी थोड़ी बहुत मदद करवाती है तो वहीं कुछ देर में योगेश भी रसोई में आ जाता है और वो भी अपनी माँ और भाभी की मदद करवाने लगता है। फिर नेहा सभी को खाना परोसने लगती है और जब सभी मेहमान नई नवेली बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं तो बहू, खाना तो अच्छा बना लेती हो तुम, स्वाद तो है तुम्हारे हाथों में। पापा जी, स्वाद तो वैसे ठीक है, लेकिन जरा खीर खाकर देखें। सच सच बताओ, नेहा खीर बनाते हुए लग गई थी ना पतीले में। भाभी, मैंने तो कहा था आपसे कि मुझे फूली हुई रोटी खाने की आदत है, ये ठंडी हो गई है, गरम सेक कर लेकर आइए ना मेरे लिए। तारा की बात सुनकर बेचारी नेहा दोबारा रसोई में जाती है और सबके लिए एक साथ गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां लेकर आती है। जा, यह मटर पनीर की सब्जी बनी है ना, इसके साथ तो पूरी अच्छी लगती है। काम करो, तुम जाकर पूरी बनाकर ले आओ। भाभी, साथ में वो थोड़ी चटनी भी पीस लेना, खाना थोड़ा फीका बना है और हमें चटपटा खाने की आदत है। इन लोगों में तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कितने चक्कर कटवा रहे हैं मेरी बहू से। उसकी पहली रसोई ना हो गई, पता नहीं कौन सी अग्नि परीक्षा हो गई। बेचारी कितने घंटे से दिए ही जा रही है। अब नेहा काफी ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन वो चाहकर भी किसी को काम के लिए मना नहीं कर सकती थी। इसी तरह कई बार नेहा के कभी सलाद तो कभी सब्जी को लेकर चक्कर कटते रहते हैं। तो वहीं आखिर में खाना खाने के बाद नेहा का देवर योगेश, खाना तो बहुत बढ़िया बना था, चलिए अब आपकी पहली रसोई की शगुन की शुरुआत करते हैं। योगेश कमरे में जाता है और वहां से एक सुंदर सा सूट लेकर आता है और पहली रसोई के शगुन में अपनी भाभी को देता है। तो वहीं बाकी घर वाले भी नेहा को बड़े प्यार से तोहफे देने लगते हैं। ये साड़ी मैंने बड़े अरमानों से ली है तेरे लिए। जब तेरी और वैभव की शादी को पूरा 1 साल हो जाए ना, तब अपनी पहली सालगिरह पर पहनना। नॉर्मल गरीब होने के बावजूद भी नेहा के ससुराल वाले उसका दिल खुश करने वाले तोहफे दे रहे थे। तो वहीं गांव में मेहमान बनकर आया मामा मामी का परिवार नेहा के हाथ में सिर्फ 100 रुपए रखता है। कैसे लोग हैं ये, 100 रुपए कौन रखता है। इनका बस चलता ना तो ये तो 10 रुपए रख जाते मेरे हाथ में। पहली रसोई की रस्म में सभी आए मेहमानों को सिर्फ 100 रुपए देता देख नेहा के ससुराल वालों को काफी अजीब लगता है। तो वहीं अब खाना खाने के बाद सबके सोने की बारी आती है। चलो भाई, अब बहुत हो गई बातें, सोने चलते हैं। संगीता, मेरा तो तू अंदर कमरे में बिस्तर लगा दे, मैं तो बिस्तर पर ही सोऊंगी, जमीन पर सोया नहीं जाता मुझसे। और बच्चों को भी अलग कमरा देना, वो क्या है ना, इन्हें अकेले सोने की आदत है। मेहमानों को कमरा देने के चक्कर में घर वालों के लिए कमरा नहीं बचता और आखिर में उन्हें हॉल में ही सोना पड़ता है। अरे इन लोगों ने तो एक दिन में ही इतनी आफत मचा दी, अभी तो 4-5 दिन और रहेंगे। अरे मुझे तो बहू की फिक्र हो रही है, बेचारी आज पूरा दिन रसोई में रही है। इसी तरह रात गुजरती और अगले दिन होते ही फिर से नेहा की ड्यूटी शुरू हो जाती है। कोई इस बारिश के मौसम में उससे गर्मा गर्म पकौड़े बनवाता तो कोई आलू के पराठे। तो वहीं सब बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़ों का भंडार नेहा के लिए खड़ा कर देते थे। बाहर वैसे ही बारिश हो रही है और ऊपर से इतने सारे गीले कपड़े, अगर इन्हें ऐसे ही रखूंगी तो बदबू मारने लगेंगे। नेहा बारिश के रुकने का इंतजार करती है और अब उन कपड़ों के ढेर को धोकर पूरे घर में कपड़े फैला देती है और इसी तरह ही दिन गुजरने लगते हैं। नेहा ज्यादा परेशान मत हो, बस एक दिन की और बात है, कल तो ये लोग चले जाएंगे। ससुराल वाले बड़ी बेसब्री से मेहमानों के जाने का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं अगले दिन होते ही जैसे ही मामा मामी का परिवार जाने लगता है कि तभी सामने से फूफा जी और उनका परिवार आ जाता है। ये क्या, ये मेहमान तो गए, दूसरे मेहमान आ गए। लगता है ये पूरा महीना ही मेहमानों के साथ गुजरने वाला है। अरे बहना, तू यहाँ पहले बता देती तो हम लोग पहले आ जाते। लगता है अब तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। हफ्ता 5 दिन के लिए आए थे, अब जा रहे हैं, शहर में काम भी तो है। अरे आप लोग जा रहे हो, अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे 1-2 दिन रुक जाओ हमारे साथ, फिर साथ ही चलेंगे शहर। मौसी जी के परिवार की वजह से अब मामा जी का परिवार भी 1-2 दिन और रुकने की सोच लेता है। तो वहीं नेहा सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। वैसे नेहा भाभी, ये ब्रेड पकौड़ी तो काफी अच्छे बने हैं और चटनी भी बढ़िया है, इसकी रेसिपी देना मुझे। ये तो कुछ भी नहीं है, बहू खाना भी काफी बढ़िया बना लेती है। इसकी पहली रसोई का खाना खाया है हमने, बहुत मजा आया था।
ये क्या संगीता, तुमने हमारे बिना ही बहू की पहली रसोई की रस्म कर दी? अरे वो तो शहर में इतनी गर्मी थी कि घर से बाहर निकलने का ही मौका नहीं मिल रहा था। अब जैसे मौसम ठंडा हुआ तो सोचा आकर मिल ले। हमें नहीं पता हमारे सामने बहू की फिर से पहली रसोई की रस्म होगी और बहू बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाएगी। अरे मेरे लिए तो तुम मलाई चाप और पुलाव बनाना और साथ में नान। मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है तो मैं वही खाऊंगा। और मैं तो मटर पनीर और पूरी खाऊंगा। हम बड़ों के लिए तू छोले चावल, शाही पनीर, मटन कोरमा और साथ में खीर भी बना लेना। इतने सारे पकवानों के नाम सुनकर संगीता को अपनी बहू की फिक्र सताने लगती है। तो वहीं नेहा बेचारी रसोई में जाकर पकवानों की तैयारी करने लगती है, जिसे देखकर संगीता भी उसकी मदद करने के लिए आती है। रहने दीजिए माँ जी, मैं कर लूंगी, वरना फिर ये सब बोलने लगेंगे कि पहली रसोई की रस्म बहू अकेले ही करती है। आप जाकर उनके साथ बैठिए। वैसे तो ये मेहमान लोग आते नहीं है और अब आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेहा की ऐसी हालत संगीता से भी देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर में नेहा सारा खाना बनाकर सबके सामने परोस देती है। बहू, खाना तो तुमने A1 बनाया है। सच में सही कहते हैं लोग कि गांव की औरतों के हाथों में जो स्वाद है ना, वो शहर की औरतों के हाथों में नहीं है। सब कुछ एक से बढ़कर एक बना है। हाँ भाभी, सब कुछ काफी बढ़िया बना है। मैं तो आपसे इन सब की रेसिपी पूछ कर जाऊंगी। शहर जाकर मैं अभी ट्राई करूंगी। भाभी, खाना एकदम बढ़िया बना है, मजा आ गया खाकर। सभी को अपने खाने की इतनी तारीफ करते देखकर नेहा इस बार काफी खुश होती है। तो वहीं इसी तरह शाम हो जाती है और सभी आंगन में बैठकर गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़े खा रहे होते हैं। सच में जो सुकून गांव में है ना, वो शहर में नहीं है। हम तो गर्मी की वजह से आ नहीं पा रहे थे, अब तो दिल ही नहीं कर रहा है वापस शहर जाने का। मन तो मेरा भी नहीं है, पर क्या करें, काम भी तो जरूरी है। जहाँ सभी मेहमान और परिवार वाले बाहर आंगन में बैठकर बारिश के ठंडे ठंडे मौसम के मजे ले रहे होते हैं, तो वहीं अंदर नेहा। थोड़ी देर में खाने का वक्त हो जाएगा और फिर सभी अपनी अपनी डिमांड रख देंगे। काम करती हूँ, इन लोगों के बोलने से पहले ही कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो सबको पसंद भी आ जाए और ज्यादा मेहनत भी ना लगे। पर इससे पहले कि कोई फरमाइश शुरू हो, नेहा एक बड़े से पतीले में चावल चढ़ा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग तरह की सब्जियां काटने लगती है और थोड़ी देर में सबके लिए वेज बिरयानी तैयार कर देती है। तभी नेहा सभी को बिरयानी परोसती है, बिरयानी खाकर। बहू, बिरयानी तो बड़ी गजब की बनी है। तुमने तो होटल वाले को भी फेल कर दिया। अरे मैं तो कह रहा हूँ संगीता बहन कि तुम बहू का कोई होटल खुलवा दो, देखना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। सभी लोग बिरयानी की काफी तारीफ करते हैं। तो वहीं अब सोने का वक्त हो चला होता है। पहले से ही घर आए मेहमानों की वजह से पूरे परिवार के लिए जगह कम थी, तो वहीं आज तो सबके लिए बिस्तर भी कम पड़ जाते हैं, जिसे देखते हुए नेहा बिस्तर मांगने अपनी पड़ोसन शालू के घर जाती है। तुमने तो घर में मेहमानों का मेला ही लगा दिया है। और कितने मेहमान आ रहे हैं तुम्हारे, और कितनी बार करोगी अपनी पहली रसोई की रस्म? क्या करूं भाभी, मैं तो खुद परेशान हूँ। अब घर वाले उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते ना। तुम लोगों की तो अभी तक सुहागरात भी नहीं मनी और शादी को 2 हफ्ते होने को आए हैं। ऐसा ही रहा तो महीना भर भी बीत जाएगा। जैसे तैसे कर अपने और उसके ससुराल वाले एडजस्ट करते हुए बिस्तर लगाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगले दिन फिर से नेहा सबकी फरमाइशों पर अलग अलग तरह का नाश्ता बना रही होती है। पता नहीं ये मेहमान कब जाने का नाम लेंगे, बिल्कुल नाक की तरफ फन फैलाकर बैठे हैं सर पर। बेचारी मेरी नेहा जब से मेहमान आए हैं तब से पूरा दिन रसोई में रहती है, ठीक से आराम करने को भी नहीं मिलता। इस वजह से तो हम दर्शन तक के लिए नहीं जा पाए। हमारी सुहागरात के बीच का सबसे बड़ा कांटा तो ये मेहमान ही है। 3 से 4 दिन और गुजर जाते हैं और आज आखिरकार सारे मेहमान जाने वाले होते हैं। चलो बच्चों को भी फुर्सत मिल जाएगी, कल ही इन्हें दर्शन के लिए रवाना कर दूंगी। कितना समय हो गया है। पूरे घर वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इससे पहले दोनों परिवार वाले वहां से जा पाते कि तभी भारी बारिश की वजह से सारे रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाता है और अब 2 दिन के लिए सरकार रास्ता बंद कर देती है। अब हमें 2-3 दिन और रहना पड़ेगा। भगवान भी नहीं चाहता कि हम यहाँ से इतनी जल्दी जाएं। हे भगवान, तो किस बात का बदला ले रहा है हमसे? क्यों मुझे इतना परेशान कर दिया है? हर रोज सभी मेहमानों की फरमाइश पर बन रही अलग अलग तरह के पकवानों की वजह से राशन बिल्कुल खत्म होने को आ चुका था और आज वैभव दुकान पर जाता है। अरे क्या बात है भाई साहब, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ और दोबारा राशन लेने के लिए आ गए। वरना जितना राशन आप इस बार लेकर गए थे, मुझे तो लग रहा था कि 2 महीने से पहले नहीं आओगे। अब क्या करूं भाई साहब, घर में मेहमान इतने आ रखे हैं, हर वक्त कुछ न कुछ उनकी फरमाइशों का बनता ही रहता है, तो राशन तो खत्म हो गया ही। 2 बड़े बड़े थैले भरकर वैभव किचन के सामान के साथ धीरे धीरे घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार में एक लड़का आता है और वैभव के बगल से गुजरते हुए कीचड़ उड़ा देता है। हाँ, बस यही कमी रह गई थी। एक तो मैं वैसे ही परेशान हो गया हूँ,
बेचारा वैभव इस हालत में सारा सामान लेकर घर पहुंचता है तो वहीं अपनी मिट्टी की रसोई में खाना बना रही नेहा से यामिनी कहती है, वैसे नेहा गांव में सुकून तो है लेकिन यहाँ गंदगी बहुत है। बाहर जरा सी 4 बूंदे क्या टपकी, हर तरफ कीचड़ मच गया और तुम्हारी ये मिट्टी की रसोई जब देखो मिट्टी सी झड़ती रहती है। हमारे शहर की रसोई तो बहुत साफ होती है। हो रहा है दर्द तो खुद ही मरम्मत करवा दो ना हमारे घर की, बनवा दो पक्का मकान, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस ठूसने से मतलब है। इसी तरह फिर से 2 दिन गुजर जाते हैं। रात का वक्त होता है, सभी परिवार वालों ने पेट भरकर खाना खाया ही होता है कि तभी तारा बोलती है, भाई इतना ठंडा मौसम हो रहा है कि मेरा तो दूध पीने का मन कर गया। भाभी हल्दी वाला दूध बना दो ना। आज तो मुझे भी काफी थकान हो रही है, बहू मेरे लिए भी हल्दी वाला दूध बना दे। बच्चों के लिए दूध बनाओगी ना तो उसमें थोड़ा काजू बादाम भी डाल देना, इन्हें काजू बादाम वाला दूध पसंद है। नेहा को पल भर भी बैठने की फुर्सत नहीं थी। वहीं रात में जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो कमलेश और संगीता बात करते हैं, अरे तुम्हारे घर वालों ने तो बेचारी हमारी बहू को परेशान करके रख दिया है। हाँ, जैसे जब तुम्हारे साइड के घर वाले आते हैं तो वो तो बड़े आराम से रहते हैं, मैं भी देखती हूँ, आने दो तुम्हारी तरफ के रिश्तेदारों को। और आज आखिरकार दोनों ही परिवार वाले लैंडस्लाइड के ठीक होते ही वापस अपने अपने शहर चले जाते हैं, जिससे घर में काफी ज्यादा सुकून होता है। आखिरकार मेहमान चले गए, अब जाकर थोड़ी राहत मिली है। तुम लोग भी कल दर्शन के लिए चले जाना, काफी वक्त हो गया है। वैभव और नेहा काफी ज्यादा खुश होते हैं तो वहीं घर वाले भी। अब आखिरकार अगले दिन ही दोनों पति पत्नी जैसे ही दर्शन के लिए निकलने वाले होते हैं कि तभी घर पर कमलेश के कुछ दोस्त आ जाते हैं। अरे तुम तीनों भाई बड़े सालों के बाद आए हो, हाँ कहाँ थे इतने समय तक? अरे भाई क्या बताएं दोस्त, काम इतना होता है कि समय मिल नहीं पाता। तो यहाँ गांव में ही रह गया, लेकिन हम तो शहर चले गए ना। पर देख इतने सालों के बाद भी तुझसे मिलने के लिए आए हैं हम। अपने दोस्तों को देख कमलेश काफी ज्यादा खुश होता है और नेहा कमलेश के दोस्तों के लिए चाय पकौड़े बनाने लगती है। तभी कमलेश का दोस्त विशाल महफिल जमा लेता है। अरे भाई इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय पकौड़े और साथ में हुक्का हो तो वाह, ऐसा लगता है कि जमीन पर ही स्वर्ग आ गया हो। अब कमलेश के दोस्त मुश्किल से 1-2 दिन रुक कर चले जाते हैं, लेकिन अब आखिर में एंट्री होती है कमलेश के छोटे भाई के परिवार वालों की, जिन्हें देखकर आस पड़ोस के लोग कहते हैं, इनके यहाँ तो सच में मेहमानों का मेला लग गया। जब से उनकी बहू आई तब से एक के बाद एक मेहमान आ ही जा रहे हैं। कमलेश के छोटे भाई रंजीत के परिवार में काफी ज्यादा लोग थे जो आए हुए थे, जिससे अब नेहा का काम पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उनकी फरमाइशों का खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, इन चीजों से नेहा काफी ज्यादा तंग हो चुकी थी। अब बहुत हुआ, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना जिंदगी भर तो इन मेहमानों की सेवा में ही वक्त गुजर जाएगा। अब 1 से 2 दिन गुजरते हैं और घर में आटा खत्म हो जाता है तो वहीं ज्यादा बारिश के कारण गांव में बिजली भी चली जाती है, जिससे चक्की की दुकान भी अब बंद होती है। आटा तो खत्म हो गया, अब बिजली की वजह से चक्की की दुकान भी बंद है और मैं तो अब चक्की पर आटा पीसने से रही। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। एकदम से नेहा के दिमाग की बत्ती जलती और वो बाहर बैठे सभी मेहमानों के पास जाती है। नवीन भैया, मैंने सुना है कि शहर में आप जिम करते हैं। जिम करने वाले तो काफी ताकतवर होते हैं, लेकिन क्या वो हाथ वाली चक्की पर आटा पीस सकते हैं? वहाँ क्यों नहीं? अरे मैं तो 10 किलो आटा पीस दूं, इतनी ताकत है मेरी बाइसेप्स में। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। वैसे जवान तो ये काम कर ही सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़ों में इतनी ताकत होगी। अरे बहू कैसी बात कर रही हो, अपने बेटे से ज्यादा ताकत है मुझ में। यकीन नहीं होता तो आजमा के देख लो। रंजीत की बात सुनकर अब दोनों माँ बेटे को गेहूं की बोरी लाकर देती है, जिससे बारी बारी कर दोनों बाप बेटे पीस कर आटा निकालने लगते हैं। ये देखकर योगेश, भाभी ने दिमाग तो बढ़िया लगाया है, चलो अच्छा है, थोड़ी फुर्सत तो मिली हम लोगों को भी। कंपटीशन के चक्कर में थोड़ी देर में सारा आटा पिसकर तैयार हो जाता है। वहीं शाम में जब सभी औरतें बाहर बैठी होती हैं तो नेहा भी उनके साथ बाहर सब्जी लेकर बैठ जाती है और बातों में लगाकर नेहा अपनी चाची सास और भाभी से ढेर सारी सब्जियां भी साफ करवा देती है। वहीं खाने के साथ साथ घर के कामों में भी नेहा अब उन लोगों को बोलने लगी थी। भाभी आप नहा कर आ गई, वैसे झाड़ू पोछा तो कर दिया है, बस कपड़े रह गए, मेरे साथ धुलवा दो। लेकिन मैं नहा चुकी हूँ, मेरी साड़ी गीली हो जाएगी। क्या हुआ, हमारे पास कौन सी साड़ियों की कमी है, बदल लेना। दोनों देवरानी भाभी मिलकर काम करवाओगी तो सही रहेगा। अब धीरे धीरे करके नेहा सबसे काम करवाने लगी थी। तो वहीं आज सुबह वैभव नवीन को अपने साथ खेतों में ले जाता है, जहाँ 4 कदम हल चलाती विनोद की सांस फूलने लगती है। भाई इतना तो जिम में वेट उठाने पर भी मेरी सांस नहीं फूलती जितनी इस काम में फूल रही है। ये काम खेती बाड़ी का तो तुम लोग ही देख सकते हो। निकल गई ना हवा। लोग जितना गांव की जिंदगी को आसान समझते हैं ना, उसमें उतनी मेहनत है। दूसरी तरफ आज नेहा सभी के साथ मिलकर खाना बनाती है। वैसे एक बात तो है, हमें ठीक से बात करने का भी मौका नहीं मिलता, लेकिन गांव में तो हर छोटे छोटे काम करते हुए सभी का साथ होता है। आज कितना सारा खाना बनाना था, लेकिन देखो कितनी जल्दी तैयारी हो गई सब चीजों की।
तुम्हारी रसोई काफी पुरानी है, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज मौजूद है। जुगाड़ से तैयार किया हुआ फ्रिज, ये मिट्टी के बर्तन और सब कुछ कितना बढ़िया है। और ये देखो, मैंने तो सारे मगर भी चला दिए पूनम में फास्ट। छाया की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तो वहीं रात में जब सभी लोग खाना खाने बैठे थे, लाइट चली जाती है, जिससे अब सभी लोग बाहर आंगन में आकर ठंडी ठंडी हवा लेते हुए खाने का आनंद ले रहे होते हैं। खाने को शहर में इतना सब कुछ है, लेकिन सही मायने का सुकून तो वही गांव में आकर मिलता है। पैसे कमाने की लालसा में शहर जाकर बस गए, लेकिन सच कहूँ तो आज भी इस सुकून को बहुत याद करता हूँ। अरे मुझे तो अपने गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी, यहाँ पर अच्छा ही लगता है। सब लोग आपस में बैठकर देर तक बात करते हैं, तो वहीं औरतें बच्चों को कहानियां सुनाती हैं और इसी के साथ दिन बीतने लगते हैं। दोपहर का वक्त होता है, पायल कमरे में बैठी होती है। तभी कमरे की खिड़की से एक बड़ा सा मेंढक मुंह में सांप पकड़े पायल के कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर पायल चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये मेंढक सांप लेकर आ गया है कमरे में, अरे कोई पकड़ो इसे। पायल के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे कमरे में आते हैं। तो वहीं नेहा जैसे ही उसे देखती है तो सांप को पकड़कर सीधा बाहर ले जाकर फेंक देती है। नेहा बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो लगा था कि ये सांप हमारी बहू को काट लेगा। चाची जी, ये कोई जहरीला सांप नहीं था। आसपास तो ऐसे कई सारे सांप हैं और मेढकों का तो आपको पता ही है, बारिश की वजह से इसे मुंह में पकड़कर अंदर ले आया। मैं तो समझती थी कि नेहा बड़ी चालाक है और हमसे काम भी करवाती रहती है, लेकिन नेहा तो सच में काफी अच्छी है। इस हादसे के बाद घर आए मेहमानों की सोच बहू के प्रति जो थोड़ी चालाकी वाली थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आखिरकार इन मेहमानों के भी जाने का वक्त आ जाता है। सच कहूँ तो 1% भी जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां जो मिली थी वो खत्म हो गई। पढ़ाई भी है और काम भी है, लेकिन अगली बार तुम लोगों को पक्का आना है। आप लोगों ने हमारा काफी ख्याल रखा, साथ बिताए पल हमें जरूर याद आएंगे, आप भी आना। अब चाचा चाची का परिवार भी चला जाता है, जिससे अब घर में दोबारा शांति होती है। तो अगले दिन फिर से नेहा और वैभव दर्शन के लिए निकलते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी घर पर मेहमान आ जाते हैं और इस बार मेहमानों में बुआ का परिवार आया होता है। लगता है दोनों बच्चे कहीं बाहर जा रहे थे, कहीं हमने आकर परेशान तो नहीं कर दिया। वो तो बस बच्चे दर्शन के लिए जा रहे थे, इस बीच में इतने मेहमान आए कि इन्हें जाने का मौका ही नहीं मिला। अरे ये क्या, इन्होंने अभी तक दर्शन ही नहीं किए? तो गलत बात है संगीता, घर में मेहमान आए कोई भी, तुम्हें नए नवेले जोड़े को दर्शन के लिए भेज देना चाहिए था। एक काम करते हैं, हम लोग साथ में ही निकलते हैं, इसी बहाने हमारे भी दर्शन हो जाएंगे। लता सारे परिवार वालों के साथ नेहा और वैभव को लेकर कुलदेवी माता के मंदिर पहुंचती है, जहां पर वो लोग माता रानी के दर्शन करते हैं। और अब दर्शन के बाद जब वो लोग घर आते हैं, शादी में तो मैं तुम दोनों को कुछ खास तोहफा नहीं दे पाई, इसीलिए अब तुम्हारे लिए ये तोहफा लेकर आई हूँ। ये शहर की टिकट है, पूरे 10 से 12 दिन है अपने हनीमून पर, तुम लोग आराम से शहर घूमो। लता की बात सुनकर वैभव और नेहा काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब अगले ही दिन वो लोग अपने हनीमून के लिए शहर चले जाते हैं और वहाँ के सुंदर से होटल में बालकनी में खड़े होकर बारिश के मौसम को देखने लगते हैं। मुझे तो लगता था कि इस बार भी बुआ की वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बुआ तो सभी मेहमानों से अच्छी निकली। खामखा लोगों ने बुआ को बदनाम कर रखा है। ये तो है, मुझे नहीं लगता है कि हर बुआ एक जैसी होती है, हमारी बुआ तो बेस्ट है।